नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं। अपनी खास पेशकश के माध्यम से आपको बताएंगे कि संसद के मानसून सत्र में क्या कुछ हंगामा देखने को मिल रहा है, तो साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे कि देश भर में क्या कुछ पॉलिटिकल तनाव जो है वो इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो किस तरीके से चरम पर है, तो साथ ही साथ आपको दिखाएंगे सुंदर सुंदर शिव भक्तों की सुंदर सुंदर कावड़ों की तस्वीरें। तो बिना किसी देरी के प्रज्ञा शुरुआत करते हैं खबरों की। बिल्कुल, संसद के मॉनसून सत्र के 11वें दिन सदन की कार्रवाई जो है वो शुरुआत से ही हंगामेदार रही। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष सांसदों ने अपने मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बिल्कुल, और देखिए नारेबाजी और हंगामे के बीच में लोकसभा के अध्यक्ष ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि संसद के अंदर विपक्ष का हंगामा और सरकार के सामने लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। जैसे ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई निकिता, तुरंत ही लोकसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित करनी पड़ी और विपक्ष जो है वो लगातार जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। चाहे हम संसद के अंदर की बात करें या संसद के बाहर, वहां पर भी हमने विपक्ष पार्टियों को देखा कि वो जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। चंदा चढ़ावा चोरी मामले से लेकर नीट परीक्षा में जो लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उन सभी मुद्दों को लेकर लगातार जो विपक्ष पार्टियां हैं वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि देखिए खासतौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो संसद परिसर के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय बना हुआ है वो अयोध्या में कथित चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद जो है वो पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ संसद के बाहर परिसर में आज भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और खासतौर पर राम मंदिर में कथित चंदा घोटाले को लेकर विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रहा है। और देखिए प्रज्ञा, एक और बात यहाँ पर यह है समझने की, जिस तरीके से बार बार दोनों सदनों का वॉकआउट किया जा रहा है, दोनों सदन जो है वो पूरी तरीके से नहीं चल रहे हैं। इससे जो सत्ता पक्ष है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो दोनों सदन है उनकी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है, प्रभावित हो रही है। तमाम जो बिल पेश करने हैं उनको नहीं रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि जब भी मॉनसून सेशन हो या कोई भी सेशन जब शुरू होता है तो उसमें बहुत सारे विधेयक पेश करने होते हैं, बिल पेश करने होते हैं। ऐसे में सरकार और जनता दोनों का समय निकिता मान सकते हैं कि वो बाधित हो रहा है, क्योंकि अगर बिल पेश नहीं होता है तो जो भी मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं वो पास नहीं हो पाएगा और ऐसे में सरकार की कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तब तक वो इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करते बिल्कुल प्रज्ञा, एक बार आपने इस बार जो है एक और बड़ी चीज देखी होगी कि हमने अधिकतर देखा है कि जब भी मॉनसून सेशन हो या फिर कोई भी सेशंस दोनों सदनों में चलते हैं तो दोनों हाउसेस में हमने देखा है कि अधिकतर जो पक्ष विपक्ष है उनके बीच बहसबाजी के वीडियोस वायरल होते हैं, उनके तमाम बयानबाजियों के वीडियोस वायरल होते हैं। लेकिन इस बार की अगर हम तस्वीरें देखें तो हमने अधिकतर देखा है कि विरोध प्रदर्शनों की वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों हाउसेस में जो सांसद हैं वो नहीं बैठ रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष के जो नेता हैं वो बहस कर ही नहीं रहे हैं। और जिसके कारण बड़ी बात निकिता आपने बताई, क्योंकि जब भी सेशन होता है हम हमेशा संसद के अंदर की जो गतिविधियां हैं वो देखते हैं, लेकिन इस बार आपने सही कहा कि जो सबसे ज्यादा प्रदर्शन है वो संसद के बाहर जो है वो हो रहे हैं। चाहे चंदा चढ़ावा चोरी का मामला हो या नीट पेपर लीक की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर जो सांसद है वो संसद के बाहर प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो विपक्ष पार्टियां हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संसद में मौजूद नहीं है, इसको भी लेकर निकिता जो विपक्ष पार्टियां हैं लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये दोनों लोग संसद में मौजूद क्यों नहीं है, उन्हें भी इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, लेकिन ये भी बात ध्यान देने वाली है कि अभी कुछ ही दिनों पहले, क्योंकि आज 11वां दिन है मॉनसून सेशन का, इससे पहले भी अमित शाह जो है वो हाउस पहुंचे थे, लेकिन बहस जो है वो लगातार, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि राहुल गांधी की ओर से भी तमाम बातों को कहा गया था, बहस चली थी, लेकिन जिस तरीके से पटल पर रखे जाने वाले जो तमाम
बिल हैं जो मतलब जो हमें पेश करने के लिए पटल पर सत्ता पक्ष को रखने हैं, उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है। बिल्कुल लगातार निकिता, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है कि हम बहस करने के लिए रेडी हैं, लेकिन जो विपक्ष पार्टियां हैं वो संसद में बैठ ही नहीं रही है। उनका विरोध प्रदर्शन जो है संसद परिसर में हो रहा है, बाहर निकलकर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे इससे पहले भी हमने देखा होगा कि पप्पू यादव वाला टॉपिक निकिता इस समय बहुत वायरल हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने साधुओं का वेश बनाकर चंदा चोरी वाले मामले पर पूरा एक नाट्य जो है वो संसद परिसर के बाहर किया, उसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इस तरह की एक्टिविटी निकिता हम लगातार संसद के बाहर देख रहे हैं, संसद के अंदर जो सांसद है वो बैठते हुए नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम बात बताई, क्योंकि देखिए प्रज्ञा, इस समय यह वीडियो पूरे तरीके से सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, और जहां एक तरफ जो साधु संत समाज है वो पूरे तरीके से इस पर विरोध जता रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने जिस तरीके से वेश धारण किया था साधु का, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने एक इंडिकेट किया था कि इसमें साधु संत जो है वो संलिप्त जो है उनकी ओर से इंडिकेट किया गया। और प्रज्ञा, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ और ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए जिस तरीके से शुरुआती दिनों से ही हम देख रहे हैं कि मॉनसून सेशन इस बार बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं चल पाया है, वही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज का क्या अपडेट है? आज भी मॉनसून सत्र का 12वां दिन, आज जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सांसद जो हैं वो लगातार चंदा चोरी मामले, राम मंदिर मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता या फिर कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की और सदन चलाने के लिए उनसे आग्रह किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आपके क्षेत्र की जनता आपको चुनकर देती है, क्षेत्र की समस्या उठाने के लिए शून्यकाल चल रहा है, शून्यकाल के दौरान आप अपनी क्षेत्र की समस्या को उठाए, बराबर सदन की तरफ से आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन विपक्षी दल के जो सांसद है अमित शाह को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनका छात्रों को करना है तरफ से 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, उस दौरान प्रधानमंत्री के या फिर गृह मंत्री उस दौरान से सदन में नहीं आ रहे हैं। सदन में उनके जवाब देना चाहिए और लगातार राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर सरकार तो लोकसभा अध्यक्ष है सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तो कहीं ना कहीं अब जब सदन की कार्रवाई बाधित होता है तो जनता के जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं शोर शराबे में गुम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं 11वें दिन भी जो है वो संसद की कार्रवाई जो है हंगामे की भेंट चढ़ गई। ऐसे में अगर सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो कौन कौन से जो बिल हैं और कौन कौन से कार्यकाज जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं इस दौरान? देखिए, सरकार की तरफ से जो भी विधेयक लाया गया था उन सभी विधेयक में प्रदर्शन हुआ। खासकर जो छात्रों के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन को लेकर जो संशोधन विधेयक आया था उस दौरान भी जो विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से मध्यस्थता की गई और उस बिल पर पर्याप्त लगभग 11 घंटे चर्चा की गई और सदन की कार्रवाई से और चर्चा के दौरान वो बिल को पास किया गया। और उसके बाद जितनी भी सदन के अंदर 7 बिल सरकार की तरफ से विधेयक संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की गई थी, लेकिन अब तक जो 5 सदन के अंदर विधेयक लाया गया था, जिसमें 4 संशोधन विधेयक को भारी हंगामे के बीच सरकार ने बहुमत से उसे पास करवा लिया और आज एफआरसी बिल सरकार की तरफ से लाने की तैयारी की गई थी। जो निर्मला सीतारमण है सदन पटल पर ये बिल को रखती, लेकिन लगातार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा था तो ये नहीं लगता है कि इस बिल पर भी चर्चा होगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए जो एनजीओ के माध्यम से जो संचालित होते हैं देश की सुरक्षा को लेकर एफसीए जो बिल है वो बिल लाकर और उस पर नियंत्रण किया जाए, संशोधन विधेयक को पास करवाया जाए, जिसमें विपक्ष के जो सांसद हैं उस पर अपनी वो विचार विमर्श रखे। लेकिन सांसद के तरफ से जो विपक्षी दल के सांसद हैं वो लगातार जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं यह भी देखने को लग रहा है जब सदन के अंदर निर्मला सीतारमण 2 बजे। बिल्कुल अरविंद, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो दोनों सदनों की कार्रवाई इतना ज्यादा प्रभावित हो रही है इसी तरीके की रहेगी या फिर इसमें कुछ परिवर्तन होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज भी जो बीते 11 दिनों से हम तस्वीरें देख रहे हैं, आज भी वही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, और एफसीआरए जैसा कि वो बता रहे थे कि विदेशी फंडिंग को लेकर जो बिल है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार विपक्ष जो है वो सदन में बैठ ही नहीं रहा है और प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। तो निकिता, अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी कांग्रेस और विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का
आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संसद का हर सत्र जनता के मुद्दों को उठाने और उनके समाधान के लिए होता है। बिल्कुल, और देखिए सांसद अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर सदन में पहुंचते हैं ताकि सरकार और मंत्रालयों से जवाब मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि मानसून सत्र की शुरुआत से ही प्रश्नकाल और शून्यकाल लगातार प्रभावित हो रहे हैं और कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर अभी तक चर्चा भी नहीं हो पाई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस प्रकार से 2026 का ये मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में चल रहा है और जिस प्रकार से मॉनसून सेशन को खास करके कांग्रेस पार्टी और उनके साथ कुछ सहयोगी दल बाधित कर रहे हैं, उस विषय को लेकर है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, उनका क्षेत्र उन्नति करके आगे बढ़े। मगर जब से सदन आरंभ हुआ है, क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा है। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही है। लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण आपने कांग्रेस के और कांग्रेस। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी अब नए विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और देखिए जहां सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को लेकर अब आरटीआई के जरिए कई सवाल उठाए गए हैं और जहां एक आरटीआई कार्यकर्ता ने उनकी और उनके परिवार की आय, अमेरिका में हुई पढ़ाई के खर्च और संगठन की फंडिंग को लेकर भी शिकायतों को दर्ज कराया है। बिल्कुल, आरोपों के बाद अब सीजेपी की कार्यप्रणाली और आर्थिक स्रोतों को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि अभिजीत दीपके ने इन सवालों पर सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद राजनीति करना नहीं बल्कि युवाओं से जुड़े मुद्दे जन दबाव बनाना है। इसी पे बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। एक महीने से भी ज्यादा समय चले नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन भले ही खत्म क्यों न हो गया हो, लेकिन उस प्रदर्शन से उठे मुद्दों की गूंज जारी है। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान कथित तौर पर युवाओं के लिए इस्तेमाल किए गए कॉकरोच शब्द के विरोध में एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन से उपजी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म होने के बावजूद लगातार चर्चा में बनी हुई है। सीजेपी पर प्रदर्शन के दौरान कई गंभीर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके परिवार के खिलाफ 2 अगस्त को सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने शिकायतें दर्ज कराई। कार्यकर्ता ने अभिजीत दीपके के परिवार की आय और अमेरिका में हुई पढ़ाई के खर्च को लेकर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग की है। कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि सीजेपी चुनाव आयोग में अनरजिस्टर्ड दल होने के बावजूद राजनीतिक गतिविधियां और आंदोलन चला रही है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए 1 करोड़ रुपए के फंड को लेकर कार्यकर्ता ने सीबीआईसी में शिकायत दर्ज कर यह मांग की है कि इस राशि पर 18% जीएसटी लगाई जाए। आपके जो अभिजीत दीपके हैं, उनके पिताजी जो हैं भगवान राव दीपके, ये ऐसा है कि ये आपके एमआईडीसी में ये इंजीनियर थे, जूनियर इंजीनियर थे, जिसकी सैलरी 45,000 से 60,000 रुपए थी। लेकिन अगर हम 1 लाख रुपए भी पकड़ते हैं कि 1 लाख रुपए सालाना मिलती रही हो, तो भी 10 साल तक अगर पैसा इकट्ठा करें तब जाकर के 1 करोड़ 20 लाख रुपए होता है। और बॉस्टन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर 74 लाख रुपए जिस चीज़ में ये पढ़ाई कर रहे थे उसमें 74 लाख रुपए सालाना फीस बताई गई है। एक तरफ आरटीआई कार्यकर्ता का आरोप है कि सीजेपी एक अनरजिस्टर्ड पार्टी होने के बावजूद मंत्रियों का इस्तीफा मांग रही है, तो दूसरी ओर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके जंतर मंतर प्रदर्शन पर लोगों का सरकार से सवाल करना अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने बता दिया कि जरूरत पड़ने पर देश का युवा इस्तीफा भी ले सकता है। मेरे लिए इस प्रोटेस्ट का, इस आंदोलन का सबसे बड़ा अचीवमेंट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो लोगों ने हिम्मत दिखाई, जो साहस दिखाया सवाल करने का, सरकार से जवाब मांगने का, और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर आकर लड़ने का भी। पिछले 10-12 साल से हम हमारे देश में देख रहे थे, कहीं ना कहीं लोग डरे हुए थे सरकार के खिलाफ बोलने से, कहीं ना कहीं लोग डरते थे सरकार से सवाल करने से।
क्योंकि जब जब कोई ऐसा करता था तो उसके ऊपर केसेस लगते थे, पुलिस भेजी जाती थी या जेल में डाल दिया जाता था। तो उसके बावजूद इस देश के युवा ने दिखा दिया है कि वो डरते नहीं है इस सरकार से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे और बस सवाल नहीं पूछेंगे, इस्तीफा भी ले लेंगे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो डर का खत्म होना है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि ये सब सीजेपी सक्रिय राजनीति में आने के लिए कर रही है, जिसको नकारते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि वह सक्रिय राजनीति में न आकर एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप बनकर रहेंगे। जो है पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्टेड हो चुका है, तो हम चाहते हैं हम जो भी डिसाइड करें आगे का एजेंडा वो इन लोगों से पहले पूछ कर करें, इनसे बातचीत करके करें। तो इसके लिए हम कंसल्टेशन करेंगे, स्टेक होल्डर पूरे देश में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, और हम सक्रिय राजनीति में तो नहीं आएंगे, हम एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप बनकर रहेंगे। सक्रिय राजनीति में आकर हम करेंगे क्या? आपको पता है होता क्या है, लोगों की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन तो ये भी थी कि हम सुबह वोट किसी और को डालते हैं, शाम तक सरकार किसी और की बन जाती है। हम अपना MP MLA किसी को चुनते हैं, सुबह वो एक पार्टी में होता है, शाम को किसी और पार्टी में होता है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान जेनजी के अपशब्दों पर भी खूब चर्चा हुई, जिसे लेकर उनकी आलोचना की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को माफ करते हुए उन्हें गलती सुधारने का एक मौका दिया, लेकिन अभिजीत दीपके इस पर क्या कहते हैं, सुनिए। गाली देने का मैं समर्थन नहीं करता पब्लिक लाइफ में। पब्लिक लाइफ में किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन गाली देना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। उसके लिए आप किसी पर FIR नहीं कर सकते। अगर आपको गाली देने के लिए FIR ही करनी पड़े ना, तो सबसे पहले FIR बनती है रमेश भिदुड़ी पर, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे MP के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया था हम सबको पता है। गाली देने पर FIR करने पर आ जाए तो BJP के सारे नेताओं पर FIR हो जाएगी। इस देश में कौन सा ऐसा घर नहीं है जहां गाली नहीं दी जाती है। गाली एथिकली या मॉरली सही है या गलत है, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हो। सीजेपी के फाउंडर एक तरफ शिक्षा को लेकर आंदोलन में बड़े स्तर पर आवाज उठाने का दावा करते हैं, तो दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान अभद्र गालियां देने वाले प्रदर्शनकारियों का भी समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि भविष्य में सीजेपी शिक्षा के मुद्दों को लेकर कितनी सक्रिय नजर आती है। तो कहीं ना कहीं अब अभिजीत दीपके की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के प्रशांत किशोर ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बड़े अंतर से हराकर बिहार की राजनीति में अब नई बहस छेड़ दी है। बिल्कुल, और देखिए जीत के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रशांत किशोर को बधाई दी। तो वहीं प्रशांत किशोर ने इस जीत को अपनी व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि बांकीपुर की जनता की जीत बताया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भाजपा के 30 साल के गढ़ को पूरी तरीके से ध्वस्त किया। प्रशांत किशोर की दहाड़ से नितिन नवीन का किला ढह गया है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत कुमार ने बीजेपी के नीरज कुमार को हराकर नया इतिहास रच दिया है। बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर को जीतकर प्रशांत किशोर ने कमाल कर दिया है। जहां हार से बीजेपी में कड़ी निराशा है, वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी की तो जमानत तक जब्त हो गई है। पहले ही चुनाव में प्रशांत किशोर ने छक्का मारकर जीत का आगाज किया है। इस वक्त जन सुराज पार्टी के नेताओं की खुशी 7वें आसमान पर है। बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर का जोश हाई है। प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी से क्या अपील कर रहे हैं, सुनिए। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। जहां प्रशांत किशोर बांकीपुर की जनता का धन्यवाद कर रहे हैं, वहीं बीजेपी पर वार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला, कोई बेहतर चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा बनाना है तो कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए जो बिहार में रोजगार ला सके।
वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी है। सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे प्रशांत किशोर की जीत बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी यादव के लिए झटका है। वहीं आरजेडी की मीसा भारती का कहना है कि जनता को पहले से पता था कि प्रशांत किशोर ही बीजेपी के असली प्रत्याशी हैं। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो सीट छोड़ी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एक संदेश है देश की जनता के तरफ से, और खास तौर पे बिहार से, कि अब आपके दिन अब शुरू हो गए हैं। बीजेपी के गढ़ में पीके ने परचम लहराया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया है, और साथ ही उनके घमंड का बुखार भी। अब तो बीजेपी वाले भी अपने ही किसी का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि जो अपनी ही विधानसभा हार गए उनके भरोसे नाव कैसे पार होगी। दरअसल ये हार उनकी है जिन्होंने उनको चुना था, या कहें संगठन पर अपनी मर्जी की तरह थोपा था। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। बीजेपी की हार मतलब बदलाव की शुरुआत। बीजेपी की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएंगी। अब बीजेपी का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उनका टिकट लेने वाला ड्रोन और दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेगा। बांकीपुर में बीजेपी की हार से कई विपक्षी दल गदगद हैं। वैसे एक बात साफ है कि बीजेपी अपनी सबसे प्रतिष्ठित सीट नहीं बचा सकी है। कुल मिलाकर कहें तो बिहार में एक सीट के नतीजे ने बड़ा संदेश दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी आला कमान इस नतीजे को कैसे देखता है और आने वाले वक्त में क्या फैसला लेता है। लेकिन बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर को विधायक बनाकर साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है और नेता का कोई गढ़ नहीं होता। तो प्रज्ञा, खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भी शानदार जीत को दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी को 6000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया। बिल्कुल निकिता, मतगणना की शुरुआत में आशुतोष तिवारी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन बाद के रुझानों में घनश्याम सिंह ने बढ़त हासिल कर निर्णायक जीत की है। हालांकि इस नतीजे से राज्य सरकार के बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे बीजेपी के लिए राजनीतिक झटका माना जा रहा है। इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने उपचुनाव में 6000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। वहीं बीजेपी के आशुतोष तिवारी शुरुआत में बढ़त बनाने के बाद चुनाव परिणाम में पिछड़ गए। राज्य में सरकार बनाने के लिहाज से इस चुनाव का नतीजा कोई असर नहीं डालेगा, लेकिन यहां हार मिलने पर बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना, उनके समर्थकों का सड़कों पर उतरना और बाद में सीएम के साथ मीटिंग होने पर सब फिक्स होना, इन सब के बावजूद भी बीजेपी दतिया चुनाव हार गई। घनश्याम सिंह ने जीत हासिल की। दतिया उपचुनाव जीतने पर कांग्रेस नेताओं ने जनता का धन्यवाद जताया है। बड़ा तो है, बहुत बड़ा नहीं है, जितनी उम्मीद थी उतना नहीं है। चुनौती है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उस चुनौती का सामना करेंगे। वो जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि मुझे अभी पता चला, वो पहले से मालूम था कि वो सत्ता में है और उसको देखते हुए मैं चुनाव लड़ाऊं। चुनौती है, उसको निभाएंगे, संघर्ष करेंगे। प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं का, पीसीसी का भी साथ लेंगे जहां आवश्यकता होगी। दतिया का चुनाव राहुल गांधी जी की जो जीत है, राहुल गांधी जी की जो प्रयास है, देश में जिस तरीके का उन्होंने नैरेटिव बनाया, जो जनता की आवाज़ बने, जो युवाओं की, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, हर वर्ग की जिसको नीड होती है एक विपक्ष की, वो जो राहुल गांधी आवाज़ उठाते उसका असर था दतिया में।
और मैं मानता हूँ दतिया की जनता ने मध्य प्रदेश की सरकार को भी जो उनका चेहरा था वो बेनकाब किया। करप्शन का चेहरा, आतंक का चेहरा, रिवेंज की पॉलिटिक्स और अद्भुत अकल्पनीय आर्थिक और प्रशासनिक दुरुपयोग जो उनका किया, उसका सबको करारा जवाब था। मैं दतिया में जितना अच्छा संदेश यहाँ से आया है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी जीती है, निश्चित तौर से दतिया में माई का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी पर बना। माई के ही आशीर्वाद से वहाँ पे चुनाव जीता गया। बागलामुखी माई का दरबार है वो, और माता का आशीर्वाद मिला। मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जलवा कायम होगा और पूरे देश के अंदर कांग्रेस आगे आएगी। और दतिया का चुनाव इस मध्य प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूर और नौजवानों की जीत है। जिस तरीके से अहंकार में सत्ता के द्वारा थोपा गया चुनाव, जिस तरीके से इस प्रदेश के हर वर्ग के साथ धोखेखोरी हुई सत्ता को सबक सिखाने का मन बना लिया, ये जीत माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत है, दतिया की जनता की जीत है, जिन्होंने इन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया। दतिया उपचुनाव में हार बीजेपी के लिए सबक है। दतिया उपचुनाव से पहले ही राज्य की सियासत में हलचल तेज थी। हालांकि इस हार ने साफ कर दिया कि पार्टी के अंदर की कलह का असर जनता पर भी पड़ता है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहा कि हम जनता की सेवा करते रहेंगे। क्योंकि मैंने बोला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जनार्दन होती है और जनार्दन का जो आदेश है आपके हिस्से में केवल आता है हाथ जोड़ना, सर झुकाना और उनके भरोसे पर हमेशा खरा उतरना, हमेशा खरा उतरने का प्रयास करें। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 लोकसभा अगर जीती, आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव 2023 में हुए थे। इस दौरान बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी। हालांकि 2 दशक तक राज्य के सीएम रहे शिवराज सिंह की जगह मोहन यादव को सीएम बनाया गया। अब 2028 के चुनाव में मोहन यादव की परीक्षा होगी। वहीं 2018 के कुछ महीनों के लिए सत्ता में आई कांग्रेस दोबारा से यहां वापसी करने की कोशिश में है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी में कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी है। प्रयागराज, मुजफ्फरनगर तक शिव भक्तों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और देखिए मेरठ में भी कई जगहों पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है, जहां मुजफ्फरनगर में श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश का अभिनंदन उनका किया गया। तो वहीं यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक डायवर्जन और निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, योगी सरकार की तैयारियों और सुविधाओं से कांवड़ यात्री जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह कांवड़ियों के लिए कई व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। इसे लेकर शिव भक्तों में जोश जो है वो काफी हाई नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, यूपी में कांवड़ यात्रा जो है वो लगातार जारी है और शिव भक्तों का जोश जो है हाई नजर आ रहा है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अली मेहंदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली मेहंदी, अगर बात की जाए कांवड़ यात्रियों की, तो उनकी सुरक्षा और उनकी यात्रा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं? जो है यूपी में जो है शुरू हो चुकी है और अपने जो है चरम सीमा पर पहुंच रही है। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर अलग अलग जनपदों के लिए रवाना हो चुकी है। जो गंगा जल है वो शिव भक्त जो है पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो लगातार मेरठ पुलिस के साथ साथ पूरी यूपी पुलिस जो है कांवड़ यात्रा में लगी हुई है, उनकी सेवा कर रही है। अभी खुद ही परसों ही जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आई जनपद मुजफ्फरनगर की, जहां एडीजी जोन मेरठ भानु भास्कर ने खुद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया।
और साथ ही साथ आपको एक चीज और मैं बता दूं, अभी कल की ही तस्वीर मुजफ्फरनगर की निकल कर आई है, जहां एक 7 माह की गर्भवती महिला कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। बीच रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसको मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। तो ये भी एक अपने आप में एक कहानी लिखी जाएगी आने वाले समय में, जब उसके बच्चे बड़े होंगे और अपने बच्चों को बताइए किस तरीके से उसने उनको जन्म दिया था, कांवड़ लेकर वो आ रही थी, कैसे पुलिस ने उसकी जो है सेवा करी थी। लगातार जो पुलिस जो है वो कांवड़ यात्रा में सुचारू रूप से लगी हुई है। रूट डायवर्जन की बात करें तो रूट डायवर्जन का 29 तारीख से ही लागू कर दिया गया है, जिसमें अब जो मेन मुख्य जो दिल्ली और देहरादून जो हाईवे है और हरिद्वार जो हाईवे है उसको एक लाइन का कर दिया गया है। दूसरी लाइन जो सड़क चले, दूसरी लाइन पर जो है कांवड़िये लगातार सुचारू रूप से चल रहे हैं। बिल्कुल अली मेहंदी, क्या मेरठ में किस तरीके से इस बार जो है वो व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या कई रूटों को डाइवर्ट किया गया है? जी बिल्कुल, मेरठ में जो है हर वर्ष की तरह इस बार भी रूट डायवर्जन किया गया है। जो मेरठ की हम बात कर रहे हैं, जो मेरठ में लोग एंट्री होते हैं मोतीपुरम में, वहां से ही रूट डायवर्जन की स्थिति जो है वो बना दी गई है। जो दिल्ली जाने वाले हैं उनके लिए अलग रूट बनाया गया है, जो लखनऊ जाने वाले हैं, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, अमरोहा इधर जाने वाले, इनके लिए जो रूट है वो अलग रूट बनाया गया है। और गाड़ियों का जो रूट है जिससे कांवड़ जा रहे हैं उनके लिए भी अलग रूट बनाया गया है। मेरठ पुलिस की अगर बात करें तो मेरठ पुलिस ने लगातार चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस के द्वारा बिल्कुल अली मेहंदी, यानी माना जा सकता है कि प्रशासन और पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और यात्रियों के लिए काफी कुछ सुविधाएं जो है वो दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अली मेहंदी इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, जो सुंदर तस्वीरें हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। देश भर से जो कांवड़ियां हैं वो खास तौर पर नीलकंठ की ओर बढ़ रहे हैं, हरिद्वार से गंगा जल को भरकर अपने गंतव्यों की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निकिता, तो फिलहाल रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का अनुपूरक बजट जो है वो उनकी ओर से पेश किया जा रहा है। और इस बार अनुपूरक बजट का कुल आकार यदि उसकी बात की जाए तो 59,054 करोड़ रुपए रखा गया है। बजट में राजस्व लेखे की अगर बात की जाए तो 17,399.50 करोड़ रुपए और पूंजी लेखे के तहत 41,620.04 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त बजट के माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं, आधारभूत संरचना और परियोजनाओं के साथ ही कई क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। तो विधानसभा में बजट पेश होने के साथ ही इस पर चर्चा की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए अनुपूरक बजट को प्रदेश के विकास योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं को गति देने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज से अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा और जिसके बाद तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें उनको विकासशील बनाने के लिए इस धन को प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ उनके विकास को और भी ज्यादा नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए जो तमाम कार्य हैं उनको संचालित किया जाएगा। बिल्कुल निकिता, क्योंकि अनुपूरक बजट जो है वो पेश हो चुका है। ये साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण नई सदन के पदन पर रखा हो। मामले में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की सूचना संख्या 983/9/2016 80/2011 दिनांक 17 अगस्त 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। मानवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की सूचना संख्या 7/9/2011 65/09 दिनांक 13 जनवरी 2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका सूचना का लोक प्रस्तुतिकरण नियमावली 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। मानव में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 912/9/24 दिनांक 28 जून 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन या भूमि
या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2024 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 1 की धारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन को लेकर रखता है। 51 मानिक रसद खाद्य मंत्री जी। आपकी अनुज्ञा से खाद्य एवं रसद अनुभाग 1 द्वारा माननीय लोक आयोग के विशेष निवेदन 14/2007 दिनांक 25 अक्टूबर 2007 को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखते हैं। मत संख्या 52। माननीय जी, आपकी अनुज्ञा से खाद्य एवं रसद अनुभाग 6 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 7 शिकायत निवारण तंत्र की धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन सदन के पटल पर रखते हैं। सदस्यों को एक गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। मत संख्या 24 सभापति लोक लेखा समिति। सभापति लोक लेखा समिति कोई माननीय सदस्य ये बोल दे, जो लोक लेखा समिति का कोई सदस्य यहाँ पर है? लोक लेखा समिति के सदस्य कोई है यहाँ पर? आप रखिए। मत संख्या 54। मत संख्या 54 पढ़ो उसमें से। अरे एजेंडा होगा, पढ़ो। विवेकानंद जी पढ़िए। लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश के ये लिखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के लोक लेखा समिति 2025। अरे वो मैंने बोला, बोल नहीं रहे तो समिति में रखा। सरकारी काम तो पूरा होगा ही होगा ना, ऐसे कैसे होता? मैंने बोला वो नहीं बोलने के लिए तैयार। महालेखा प्रतिवेदन आदेश क्षेत्र के 21 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष उत्तर अभी आपने बोलना तो अभी फिर चांस है। 2021 का प्रतिवेदन संख्या 5 में उल्लेखित परिवहन विभाग के संबंधित आदित आपत्तियों को आधारित है, प्रस्तुत करेंगे। सभापति लोक लेखा समिति आप रखेंगे आगे? नहीं। मत संख्या 55 सदस्य लोक लेखा समिति। विधानसभा की लोक लेखा समिति 25-26 का सप्तम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रण महालेखाकार प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के 31 मार्च 2029 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन संख्या 1 उल्लेखित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग मेरठ विकास प्राधिकरण के संबंधित आदित्य आपत्तियों पर आधारित है, मैं प्रस्तुत करता हूं। मत संख्या 56 पढ़िए। उत्तर प्रदेश विधान आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम की 56 पढ़िए ना। ये उसमें नहीं है। कौन सी है? सार्वजनिक उपक्रम समिति का कोई सदस्य है? आप पढ़िए। सभापति हैं वहां पे, सभापति पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2025-2026 का 6ठम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2020 व 2020-2021 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 57। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2025-2026 का 7ठम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ। संख्या 58। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम सहयोग समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2025-2026 का 8ठम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 व 2007-2008 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2025-2026 का नवम प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2019-2020 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 60। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2025-2026 का दशम प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2013-2014 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ। विशेषाधिकार का कोई नहीं है। याचिकाएं हैं, देखिए याचिकाएं हैं, आप लोग याचिका देना चाहते हो तो प्लीज चलिए। याचिका देना चाहते हो तो चलिए। अमिताभ जी, आपकी याचिका, प्लीज आप चलिए। मैं ये हमारे पास पूरा AI कैमरा लगे हुए हैं सब जगह। जिन्होंने याचिका देनी है तो कृपया चलें वहां। सारी याचिकाओं में जो माननीय सदस्य वेल में हैं, तो यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट को पेश कर दिया गया है और जिससे विकास की और भी ज्यादा प्रगति जो है वो प्रज्ञापन देखने को मिलेगी। आज हमने हमारे इस खास बुलेटिन में तमाम विषयों पर आपको जानकारी दी, जिसमें कि हमने आपको बताया कि सावन में किस तरीके से कांवड़ियों का जोश भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।